प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम अम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में अम्ल क्षारक और सूचक के बारे में पूरी तरह पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रियाएं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यदि हम अम्ल व क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो सबसे पहले धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया, धातु की हम अभिक्रियाएं देखेंगे अम्ल और क्षारक के साथ। उसमें सबसे पहले यदि हम अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया देखें तो अम्ल है वह धातु के साथ, धातु जैसे सोडियम, जिंक, आयरन इत्यादि इस तरह के, तो अम्ल है वह धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल है ये धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा और लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। यदि हम देखें 2HCl है, ये जिंक के साथ क्रिया करता है और जिंक क्लोराइड ये लवण है, जिंक क्लोराइड। HCl यहाँ अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है और लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ लवण के रूप में जिंक क्लोराइड हमें प्राप्त हो रहा है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के बाद यदि हम क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया की बात करें तो क्षारक है ये धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और अम्ल की भांति ही लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसमें यदि हम देखें 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं क्षारक है और ये जब जिंक धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण के रूप में यहाँ पर हमें सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्राप्त होता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हमने अम्ल में देखा कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा है और क्षारक भी है वह धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अब यदि देखें कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन गैस किस तरह बनी है, तो हाइड्रोजन गैस के यदि परीक्षण की बात करें तो हाइड्रोजन गैस से भरी परख नली के पास जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। हम जानते हैं हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, तो हाइड्रोजन है ये ज्वलनशील गैस है। इसके बाद जब हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो पॉप की ध्वनि है ये उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। इसके बाद हम अम्ल और क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। अब यदि हम अम्ल व क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया में धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ यदि अम्ल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो सबसे पहले यदि हम अम्ल के संदर्भ में बात करें तो अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, उससे पहले मैं बता दूं कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट क्या होता है। तो धातु कार्बोनेट है, इसको हम समझ सकते हैं कि धातु और कार्बोनेट, जैसे धातु सोडियम धातु है इसके साथ कार्बोनेट जुड़ जाता है। यहाँ Na2 है ये धातु है और CO3 है ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। धातु बाइकार्बोनेट के संदर्भ में बात करें तो धातु बाइकार्बोनेट है अर्थात धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं उसको, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए, धातु बाइकार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम ही है। इसके यदि अब रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaHCO3 धातु कार्बोनेट है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है NaHCO3, ये धातु बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है और ये धातु कार्बोनेट है इसका Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अम्ल और क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो सबसे पहले अम्ल है ये धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। अम्ल है ये धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, लवण CO2 गैस और जल का निर्माण होता है, लवण CO2 और जल। उदाहरण की बात करें यदि हम तो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये धातु कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, हमने अभी देखा था Na2CO3 ये धातु कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है,
सोडियम कार्बोनेट, हमने सोडियम धातु की बात की थी इसलिए ये सोडियम कार्बोनेट है। तो जब 2HCl की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमें लवण के रूप में NaCl, सोडियम क्लोराइड और CO2 गैस और जल का निर्माण होता है। अब यदि अम्ल की हम धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो अम्ल है ये धातु बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और धातु कार्बोनेट के भांति ही लवण CO2 और जल का निर्माण करता है। यदि इसमें भी उदाहरण की बात करें तो यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो धातु बाइकार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट एक ही चीज़ है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कह सकते हैं। तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट, सुविधा के लिए लिख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये सोडियम बाइकार्बोनेट या अम्ल है ये धातु बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और लवण के रूप में NaCl, सोडियम क्लोराइड, CO2 गैस और जल का निर्माण होता है। NaCl, CO2 गैस और जल का निर्माण होता है। तो हमने देखा कि अम्ल है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण, CO2 गैस और जल का निर्माण करता है। अब नीचे एक पॉइंट दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ें कि सारक धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारक है ये धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यदि हम अम्ल के संदर्भ में करें कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो CO2 परीक्षण के लिए जब हम CO2 गैस को चूने के पानी का रासायनिक सूत्र लिख लें CaOH2 में प्रवाहित करते हैं तो पानी का रंग दूधिया हो जाता है। CaOH2 चूने का पानी है, चूने का पानी अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें CaCO3 और जल बनता है। ये CaCO3 है ये जल में अघुलनशील होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हमने अभी देखा था कि सोडियम कार्बोनेट था, इसमें ये लास्ट में CO3 है, ये कार्बोनेट है और ये सोडियम धातु है। तो यहाँ कैल्शियम के साथ कार्बोनेट है इसलिए उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ये जल में अघुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है और इसी के कारण ही ये जल का जो रंग है वह सफ़ेद हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है। इस तरह हमें पता चलता है कि अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो CO2 गैस मुक्त होती है, साथ में CO2 गैस का निर्माण होता है। अम्ल व क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अम्ल व क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया में अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया अर्थात अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया क्या होती है। तो अम्ल और क्षारक है ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण व जल का निर्माण करते हैं। अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। हम यदि उदाहरण की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और NaCl, सोडियम क्लोराइड, लवण का निर्माण होता है और साथ में जल बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। अर्थात अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। नीचे एक परिभाषा दे रखी है, देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण व जल का निर्माण करें, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया
हमने अभी देखा कि अम्ल और क्षारक है, ये परस्पर अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो अम्ल व क्षारक यदि आपस में क्रिया कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण व जल का निर्माण करें तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखें, महत्वपूर्ण परिभाषा है, मोस्ट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा। और साथ में उदाहरण, तो उदाहरण आप ये लिख सकते हैं HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2, अर्थात अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें। अब यदि हम अम्ल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में अगले बिंदु पर बात करें तो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड, यहाँ शब्द आया है धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? धातु के साथ ऑक्साइड जोड़ दो, जैसे मैग्नीशियम धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो धात्विक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरह ये धात्विक ऑक्साइड है। तो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम देखें कि धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल है वे रासायनिक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि धात्विक ऑक्साइड है, इनकी प्रकृति है, जो इनकी प्रवृत्ति है वह क्षारक के जैसी होती है, क्षारक के जैसी होती है, अर्थात हम धात्विक ऑक्साइड को क्षारक मान सकते हैं। हमने पिछले बिंदु में पढ़ा है कि क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। उसी प्रकार हम समझ सकते हैं धात्विक ऑक्साइड है, ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके, धात्विक ऑक्साइड और अम्ल है ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करेंगे। यहाँ CuO की क्रिया 2HCl, अर्थात ये धात्विक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, इसकी क्रिया जब अम्ल के साथ की जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है। और CuCl कॉपर क्लोराइड, यहाँ लिख लें कॉपर क्लोराइड, ये लवण बनता है और इसके साथ जल का निर्माण होता है। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है तो कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में एक विशेष बात और है कि जब इस कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण विलयन का रंग है ये नीला हो जाता है, विलयन नीले रंग का होता है कॉपर क्लोराइड बनने के कारण। इसके बाद हम यदि बात करें अगले पॉइंट की तो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड, धातु नहीं अधातु है, अधातु के साथ ऑक्साइड जोड़ दें, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अधात्विक ऑक्साइड है। तो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या है? क्षारक है वह अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण होता है। यहाँ भी लवण और जल का निर्माण हुआ, पहले अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया देखी, उसमें भी लवण और जल का निर्माण हुआ और यहाँ भी लवण और जल का निर्माण हुआ। अब देखें क्यों होता है लवण और जल का निर्माण। तो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड है, इनकी प्रवृत्ति होती है, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्ल के जैसी इनकी प्रवृत्ति होती है। तो क्षारक और अम्ल आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके हम जानते हैं लवण और जल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार क्षारक है ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें तो CaOH2 चूने का पानी, हमने जब दूसरे नंबर पर जो रासायनिक अभिक्रिया समझी थी क्षारक की धातु के साथ तो उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है या चूने के पानी में, पानी के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो पानी का रंग है वह दूधिया हो जाता है। तो यहाँ हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, वहाँ हमने पढ़ा था कि ये जल में अघुलनशील है, ये जल में अघुलनशील है और जो पानी का सफ़ेद रंग है, दूधिया रंग है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही होता है। तो चूने का पानी है, ये जब अधात्विक ऑक्साइड अर्थात CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। यहाँ लवण के रूप में हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो हमने इसमें पॉइंट में देखा कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किस तरह होती है और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है। इसके बाद हम कुछ और बात करेंगे अगले। अब यदि हम अम्ल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया के बाद जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की स्थिति की बात करें
तो सबसे पहले हम यदि अम्ल के संदर्भ में बात करें तो अम्ल जल की उपस्थिति में H+ आयन देते हैं, अर्थात जो अम्ल है वह जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन का धनायन देते हैं, हाइड्रोजन का योग वाला आयन देते हैं। H+ आयन है, ये जल की उपस्थिति में H+ आयन देते हैं। तो ये H+ आयन है, जो ये H+ आयन है ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी। तो अस्थायी होने के कारण ये H+ आयन H3O+ अर्थात हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं जल में। जो अम्ल है ये जल की उपस्थिति में H+ आयन देते हैं और ये H+ आयन अस्थायी होने के कारण H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। यदि हम समझें तो H+ है ये जल में H3O+ के रूप में पाए जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब यदि हम उदाहरण की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जल के साथ क्रिया, अर्थात अम्ल है जल की उपस्थिति में, ये अम्ल और जल, अम्ल है ये जल की उपस्थिति में H3O+ हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन माइनस का आयन देते हैं, अर्थात इसमें H+ आयन बन रहा है। अब यदि हम अम्ल के बाद जलीय विलयन में क्षारक की स्थिति की बात करें तो क्षारक है ये जल की उपस्थिति में OH- आयन देते हैं, OH-, हाइड्रो ऑक्साइड का ऋण आयन, हाइड्रोक्साइड का ऋणायन। तो क्षारक है ये जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड का ऋणायन देते हैं। अब यदि इसमें भी हम एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जल की उपस्थिति में Na+ और OH- देते हैं, OH- आयन देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का ऋणायन बन रहा है जब क्षारक जल की उपस्थिति में क्रिया करता है या क्षारक की जल की उपस्थिति में OH- आयन देने की प्रवृत्ति है। अब यदि उसके बाद हम जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक के संदर्भ में कुछ सावधानियों की बात करें तो हमें एक चीज़ तो याद रखनी है कि हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, अर्थात हमें अम्ल और क्षारक को जल में मिलाना चाहिए। अर्थात हम किसी पात्र में जल लेंगे और उसमें हम अम्ल या क्षारक मिलाएंगे, कभी भी अम्ल और क्षारक के अंदर जल नहीं मिलाएंगे, जल के अंदर अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे, वह भी धीरे धीरे मिलाएंगे क्योंकि ये हमें कभी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उसके बाद दूसरी सावधानी यह है कि यह प्रक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें ऊष्मा अत्यधिक निकलती है। इस कारण कभी कभी ये अम्ल और क्षारक है ये जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो बाहर आ जाते हैं और हम जल भी सकते हैं। तो इसलिए हमें कांच के पात्र है जिसमें हम परख नली है जैसे, उसमें जब जल में हम अम्ल और क्षारक मिलाएं तो हमें कांच का जो पात्र है उसको लगातार हिलाते रहना चाहिए, उसको हिलाते रहना चाहिए ताकि हम सावधानी पूर्वक प्रयोग कर सकें। तो इस तरह हमने जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की सभी स्थितियों को पढ़ लिया है। इससे आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और वीडियो के संदर्भ में कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में दी गई बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि अगला वीडियो बनते ही सीधी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।